वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम 7th बीपीएससी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है एंशिएंट हिस्ट्री। 4 to 5 लेक्चर्स और होंगे और उसके बाद सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो भी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे ये डिमांड रखी है कि मुझे इसका पीडीएफ शेयर करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फैब फर्स्ट वीक से आपको इन सारी चीज़ों का जो है प्रीवियस जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं, उन सारी चीज़ों का आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, कहीं से रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। आज के इस वीडियो में हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो मंदिर शैली का निर्माण कैसे था, और जो भी विभिन्न शैलियाँ थी मूर्ति निर्माण की, मंदिर निर्माण की, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पढ़ लो 3-4 मार्क्स कंफर्म एंड ऑल दैट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इससे पहले हमने क्या कंप्लीट कर रखा है? इससे पहले हमने कंप्लीट कर रखा है मौर्य वंश। फिर हमने स्टार्ट किया था मौर्योत्तर काल, जिसमें हमने देखा था मौर्योत्तर काल का उद्योग व्यवसाय देखा था। उसके बाद आर्थिक जीवन कैसा था वो देखा था। मौर्योत्तर कालीन प्रशासन कैसा था, कला कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था। जैसे इन शॉर्ट मौर्योत्तर कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन सारी चीजें हमने उस वीडियो में कंप्लीट करी थी। जो शुंग वंश है, कण्व वंश है, ऐसा बहुत सारा वंश जो है ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया था। और उससे पहले तो आपको पता ही है कि मौर्य काल हमने कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गुप्त काल। और गुप्त काल में जो भी वीडियोस हैं, जैसे जो भी 2 पार्ट 3 पार्ट में वीडियोस आएंगे, उसमें उसकी संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे। संस्कृति के बाद जो भी मंदिर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे एडिट करना बाकी रह गया है, वो उनको कंप्लीट करने के बाद मैं उसका वीडियो लेके आपके सामने हाजिर रहूंगी। सो आज जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वहां से आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? आता ही आता है। सो हम इसको देखते हैं। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर कोई भी कमी नज़र आती है मेरे इस वीडियो में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ और मुझे ऐड करना चाहिए, कुछ और प्रोवाइड करना चाहिए, तो प्लीज़ ऐसे ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मूर्ति एवं मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों से। मौर्योत्तर काल के बाद हमने इस वीडियो को स्टार्ट करा है। हम देखने वाले हैं गांधार कला में क्या है, मथुरा कला में कैसे मूर्तियों का निर्माण होता था, और अमरावती कला में कैसी मूर्तियों का निर्माण होता था। सबसे पहले देखते हैं गांधार कला। इस पर दरबार का प्रभाव था, कुषाण और शक वंश का प्रभाव था, सामूहिक चेतना को दर्शाता था। पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कैसे पत्थर का? तो नीला और धूसर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। धर्म का प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का था, और धर्म निरपेक्ष प्रभाव नहीं था, विदेशी प्रभाव था। क्षेत्रीय स्वरूप देखने को मिलता था, जिसमें गांधार, पेशावर, जलालाबाद, शाहजी की ड्योढ़ी और देवरी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता था। केंद्र बिंदु शारीरिक बनावट पर होता था। फोकस पॉइंट जो था वो शारीरिक बनावट पर, फिजिकल जो उनका स्ट्रक्चर है उस पर होता था। मांसपेशियों को स्पष्ट रूप देना होता था। घुंघरैले बाल होते थे और पारदर्शी पोशाक होते थे। ये सारी चीजें जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन ही नहीं, कभी कभी आपको ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस जैसे आते हैं, 4 स्टेटमेंट दे दिया गया, इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स जानना जरूरी है। एक बार मैं और इसको रिवाइज करना चाहूंगी आपके साथ। दरबार का प्रभाव था, कुषाण और शक का सामूहिक चेतना का प्रभाव था, पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो कि नीला और धूसर जैसे पत्थर का प्रयोग किया जाता था। धर्म का प्रभाव जो था वो सबसे ज्यादा किसका था? बौद्ध धर्म का था। धर्म निरपेक्ष प्रभाव नहीं था, विदेशी प्रभाव था। और गांधार, पेशावर, जलालाबाद, शाहजी की ड्योढ़ी और शक्र देवरी जो है इसका
विशेष रूप से आपको इसमें अंकित देखने को मिलता है। केंद्र बिंदु जो सबसे ज्यादा फोकस्ड पॉइंट था वो शारीरिक बनावट पर था। घुंघराले बाल होते थे, पारदर्शी पोशाक होते थे और मांसपेशियों को स्पष्ट रूप देना होता था। किस कला की बात हम कर रहे थे? गांधार कला की बात कर रहे थे। अब देखते हैं मथुरा कला के बारे में, जिसमें कुषाण का प्रभाव था। सामूहिक चेतना, लाल पर सफेद चित्तिया, जो यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे हम क्या यूज करते थे? गांधार कला में क्या यूज देख रहे थे? नीला और धूसर पत्थर का। यहाँ लाल पर सफेद चित्तियां होती थी पत्थरों पर। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों का इस पर आधिपत्य था, धर्म का प्रभाव था राजा महल महत्वपूर्ण व्यक्ति का, और विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। इसका जो एरिया था मथुरा व समीपवर्ती क्षेत्र थे इसके, सुदृढ़ व सुडौल आकार देखने को मिलता था इसकी मूर्तियों में, और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलता था मथुरा कला में। नेक्स्ट हम देखते हैं अमरावती कला। अमरावती कला क्या है? तो ये सातवाहन इक्ष्वाकु वंश का और सामूहिक चेतना, सफेद संगमरमर से बने पत्थर होते थे। ये बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव था और विदेशी प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता था। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, घंटसाल, गोली आदि क्षेत्र में ये विकसित था और शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया था। काम विषयक अभिव्यक्ति पे बल दिया गया था इस काल में। अब आगे हम देखते हैं मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियां क्या थी। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। जनरली हम लोग सारे बुक्स में, नोट्स में नागर शैली और द्रविड़ शैली तो देखते हैं, लेकिन बेसर शैली नहीं देखते हैं। यहाँ से पिछले सालों में, पिछले 10-12 सालों में 2-3 क्वेश्चन से देखने को मिले हैं, इसलिए हर जगह इसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन आप इन सारी चीजों को भी देखकर चलिए। नागर शैली पहले कंप्लीट करते हैं। एकल मंदिर, गर्भगृह आयताकार होता है, गर्भगृह अलंकृत नहीं होता है, छत जो है वो सपाट होता है, कुछ गोलाकार या लघु आकार के शिखर वाला होता है, गोपुरम की अनुपस्थिति होती है इसमें, और 300 ईस्वी पुराना माना जाता है। क्षेत्र जो है ये उत्तर भारत। द्रविड़ शैली देखते हैं। मंदिरों का समूह होता है, गर्भगृह अलंकृत होता है, गर्भगृह जो है ये अलंकृत, ये रिपीटेड है, और पिरामिड नुमा शिखर जिसे विमान कहा जाता है। गोपुरम उपस्थिति होती है इसमें, गोपुरम रहता है, और 550 ईस्वी पुराना दक्षिण भारत में ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। बेसर शैली की बात करते हैं तो ये द्रविड़ शैली की ही संरचना होती है एवं नागर शैली का अलंकरण होता है। तो ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण आप इसको कह सकते हैं। 550 ईस्वी पूर्व और दक्कन क्षेत्र इसका जो है ये मेन फोकस्ड एरिया है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मंदिर निर्माण से रिलेटेड देख रखी हैं, और उसके बाद हमने देखा है मूर्ति निर्माण कला से। अब कुछ जो पॉइंट्स छूट गए थे हमारे मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल के प्रमुख बंदरगाह वो हम देखते हैं। वो सोपारा था, और ये तट कौन कौन सा है ये आप याद रखिएगा। पश्चिमी तट भरौच जो है ये गुजरात से, देवल सिंध का था, पोलूरा उड़ीसा तट, और टेमाटाइल्स जो है ये निचली गंगा घाटी का था, चौल समिल्ला जो है ये केरल तट, नौरा मंगलौर जो है ये केरल तट, और टिंडिस केरल तट। मुजरिस पूछा जाता है कितनी बार प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है, तो मुजरिस जो है ये केरल तट। कोलवी कोरकई जो है ये तमिल तट था। पुहार कावेरीपट्टम तमिल तट था। नागपट्टम मागपट्टम जो है ये तमिल तट था। कमारा तमिल से रिलेटेड, और मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। कॉन्डोक जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था, और साइला जो है ये आंध्र प्रदेश से, और निट्रिक जो है ये आंध्र प्रदेश से। तो ये 3 जहां से वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं गांधार कला एवं मथुरा कला में क्या अंतर है। तो गांधार कला और मथुरा कला में अंतर देखते हैं। गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग होता था किसमें? गांधार कला में। और मथुरा कला में लाल पत्थर प्रयोग में लाया जाता था। संरक्षक शक एवं कुषाण वंश थे, और ये संरक्षक जो है ये कुषाण वंश थे। यथार्थवादी होते थे गांधार कला में, और आदर्शवादी होते थे मथुरा कला में। मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, इसमें बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर किया। अब मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। शायद नहीं किया है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं भी
ये फिर से कंप्लीट करना चाहूँगी। शिनकोट अभिलेख जो है ये मिनांडर, तख्ते वही अभिलेख गोंड फर्नीस, पंतजर अभिलेख जो है ये कुषाण काल में, जूनागढ़ जो है ये रुद्र दमन, और नाना घाट अभिलेख नागनिका के द्वारा, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा, अयोध्या अभिलेख जो है ये धनदेव से रिलेटेड है, और बेसनगर अभिलेख जो है ये हेलियोडोरस का अभिलेख है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम गुप्त काल से रिलेटेड सारी के सारी चीजें देखेंगे, और आई होप कि इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुप्त काल से रिलेटेड शायद 2 से 3 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और 4 to 5 वीडियोस में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम रिवीजन के तौर पर एंशिएंट हिस्ट्री के सारे वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे। सो A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।